अभी क्या था, अभी जो कोई भी सरकार होगी तो हम सबसे पहले हम सचेत होंगे। हमको तो ये राजनीति नाम ही खराब होता है, चाहे इस पे कोई सरकार आ जाए। तो हम ये चाहते हैं कि छात्रों के हित में हो, कोई भी कार्य हो किसी के अनहित में ना हो। 13 जनवरी को यूजीसी एक काला कानून लागू करती है, जिसका उद्देश्य छात्रों को आपस में लड़ाने का था। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आभार है। कानून को वापस लिया, इसका सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी के नए नियमों पर बीजेपी ना घर के रही और ना घाट के। ऐसा इसलिए क्योंकि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक अगला फैसला नहीं आता तब तक यूजीसी का साल 2012 का रेगुलेशन ही लागू रहेगा। और इस मामले की सुनवाई आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने की, जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से कई तीखे और बुनियादी सवाल भी पूछे। वो कौन से सवाल पूछे गए हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुनवाएंगे। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक अहम सवाल उठाते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी क्या हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर पाए हैं, और क्या इस नए कानून के जरिए हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी इस पूरे मामले की गंभीरता को रेखांकित करती है। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने यूजीसी के नए रेगुलेशन के सेक्शन 3C को चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि इस सेक्शन में जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है वह ना तो स्पष्ट है और ना ही संविधान के अनुरूप है। उनका कहना था कि भारतीय संविधान भेदभाव को सभी नागरिकों के संदर्भ में देखता है, जबकि यूजीसी का यह कानून केवल विशेष वर्ग के प्रति भेदभाव की बात करता है। यह सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों और समानता के संवैधानिक सिद्धांत के भी खिलाफ है। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह का कानून समाज में वैमनस्य बढ़ा सकता है। और इस बहस के दौरान आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने एक उदाहरण देते हुए यह भी पूछा कि अगर दक्षिण भारत के किसी छात्र को उत्तर भारत के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता है और उसके साथ भेदभावपूर्ण टिप्पणी की जाती है तो क्या यूजीसी का यह रेगुलेशन उसे न्याय दिला पाएगा। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निपटने के लिए अलग प्रावधान मौजूद है, लेकिन मौजूदा यूजीसी नियम उस दिशा में स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी सवाल उठाया गया कि नए यूजीसी नियमों से रैंकिंग से जुड़े प्रावधान क्यों हटाए गए। उनका तर्क था कि नया नियम प्रगतिशील होने के बजाय हमें पीछे की ओर ले जा रहा है। उन्होंने आशंका यह भी जताई कि भविष्य में कोई सामान्य जाति का फ्रेशर छात्र पहले ही दिन अपराधी मान लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीफ जस्टिस ने फिर से दोहराया कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर हम जातिगत पहचान से ऊपर नहीं उठ पाए हैं तो यह चिंता का विषय है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि यूजीसी के इस रेगुलेशन को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोर्ट अनुमति दे तो इससे बेहतर और संतुलित रेगुलेशन तैयार किया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह मामला सीधे तौर पर संविधान से जुड़ा हुआ है और इससे उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखाई देनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि इस पूरे विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए कानून विदों की एक समिति बनाई जानी चाहिए। खैर, ये सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की थी जो बहस के दौरान हुई, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं उन छात्रों की प्रतिक्रिया जिन्होंने इस नियम के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया था, कि आखिर वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत जो है सुप्रीम कोर्ट का आभार इसमें मैं व्यक्त करता हूँ। और भाजपा जो सरकार है उससे हम एकदम सचेत हो गए। अभी क्या था, अभी जो कोई भी सरकार होगी तो हम सबसे पहले हम सचेत होंगे। हमको तो ये राजनीति नाम ही खराब होता है, चाहे इस पे कोई सरकार आ जाए। तो हम ये चाहते हैं कि छात्रों के हित में हो, कोई भी कार्य हो किसी के अनहित में ना हो। तो इसमें क्या था, एक वर्ग का जो फैसला था एक वर्ग का नहीं था और खुद ही बात करते हैं जात में ना बंटने का, वो खुद ही बांट रहे हैं। तो हम इससे अब होशियार हो गए हैं और हम छात्र हैं, हम लोग को जो है थोड़ा पढ़ने लिखने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, सब कुछ जानते हैं और कोई भी प्रदर्शन करके अपना हक जो है वो मांगना हम जानते हैं। तो हमें उनसे शिक्षा मिले। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आभार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। हम क्या, लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ देश भर का तमाम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला सर्व समाज का छात्र इस फैसले का स्वागत करता है। आपने देखा पिछले दिनों 13 जनवरी को यूजीसी एक काला कानून लागू करती है, जिसका उद्देश्य छात्रों को आपस में लड़ाने का था।
यूजीसी की स्थापना अधिनियम 1956 के तहत इसलिए हुई थी कि वो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्रों को जाति मजहब से ऊपर उठकर शिक्षा देनी थी। वो यूजीसी एक काला कानून लाकर अपनी कमियां छिपाने के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जो प्रशासनिक गुंडाई चल रही है उसको छिपाने के लिए छात्रों को आपस में लड़ा रही थी। इसी के विरोध में हमने 27 जनवरी को लखनऊ विश्वविद्यालय की सरजमी पे ये यूजीसी द्वारा लागू किए गए इस काले कानून के विरोध में पहली बार जमीन पर उतर कर इसका विरोध प्रदर्शन किया था। उस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्याओं में 70-80% ओबीसी एससी समाज के आने वाले लड़के थे। उनकी एक ही मंशा थी कि ये जो काला कानून छात्रों को लड़ाने के लिए आपस में आया है इसका ये वापस हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की मांग सुनी और इस कानून को वापस लिया। इसका सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी छात्रों की प्रतिक्रिया और इस मामले पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको बता दें कि खास करके बीजेपी में से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हम करके आगे दौड़ते हैं और उसमें निशिकांत दुबे का नाम सबसे आगे है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर के सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर विपक्ष को ही निशाने पर लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा था। मतलब आप समझिए कि निशिकांत दुबे ने इसमें भी क्रेडिट लेने की दौड़ लगा दी। उन्होंने लिखा कि यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी पिछले 2 दिन से संसद जा रहा हूं। किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा। भाई जब चर्चा ही करना था तो लाने की जरूरत क्या थी? और जब लाया गया है तो सरकार ने लाया होगा तो आपकी सरकार ऐसे ही लाई होगी। लेकिन उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। इसके आगे निशिकांत दुबे कहते हैं कि उल्टा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर के गरीब की सूद ली, उसी को गाली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि पीएम मोदी पर भरोसा रखिए। संविधान की धारा 14 और 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। तो ये बातें निशिकांत दुबे ने कही है। आपको बता दें कि इससे पहले निशिकांत दुबे ने सोशल साइट पर लिखा था कि 2005 में सवर्ण गरीबों की स्थिति पर सीनो कमीशन कांग्रेस, राजद, झामुमो, डीएमके, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी ने बनवाया। 2010 में 5 साल में रिपोर्ट आया, सवर्ण समाज के बच्चों के हाथ में झुनझुना मिला। पीएम मोदी ने ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया। उन्होंने कहा था कि आज गरीब आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स हैं। उच्च शिक्षा में भी आरक्षण पाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। जो काम करे उसी का विरोध किया जा रहा है। इस यूजीसी की भ्रांति भी लोगों के सामने आएगी और संविधान की धारा 14-15 पूर्णतः लागू होगा। वाह निशिकांत जी, मतलब ये मामला खुद ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, ऐसा निशिकांत दुबे को लगता है। जब लोगों ने विरोध ही नहीं किया, धरना प्रदर्शन ही नहीं किया, जब सब कुछ सही था, तो आखिर लोगों ने जनरल कैटेगरी के लोगों ने क्यों प्रदर्शन किया, क्यों धरना दिया? उनके हिसाब से ना कोई याचिका डाली गई, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ। क्रेडिट लेने ऐसे आ गए हैं जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने या निशिकांत दुबे ने ही इसके खिलाफ कुछ किया होगा। इनसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए और खास करके बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं जो आपको आगे दिखेंगे। अब देखिए, इस पूरी कानूनी घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी बेहद अहम हो जाता है, खासकर तब जब आने वाले समय में असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में शिक्षा, पहचान, आरक्षण और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दे पहले से ही राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं और यूजीसी का यह विवाद अब उस बहस को और भी तेज कर सकता है। यदि यूजीसी के नए नियमों को सवर्ण समुदाय के एक बड़े हिस्से द्वारा भेदभावपूर्ण या एकतरफा के रूप में देखा जाता है तो इसका सीधा असर उनके राजनीतिक रुझान पर भी पड़ सकता है। असम में जहां एनआरसी और पहचान की राजनीति से पहले ही एक थकान और असंतोष का माहौल बना हुआ है, यह मुद्दा सवर्ण वोटरों के बीच नाराजगी को और गहरा कर सकता है। पश्चिम बंगाल में जहां सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान आधारित राजनीति हावी रहती है, यह बहस शिक्षा संस्थानों के जरिए एक नया राजनीतिक नैरेटिव बना सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा बीजेपी के लिए और भी संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि सवर्ण वोटर लंबे समय से पार्टी के एक अहम आधार माने जाते रहे हैं। यदि यह वर्ग यह महसूस करता है कि केंद्र से जुड़े संस्थानों के नियम उनके खिलाफ असंतुलित हैं या उन्हें अनावश्यक रूप से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो इसका नुकसान बीजेपी को चुनावी रूप से उठाना पड़ सकता है। और यह नाराजगी भले ही खुल करके सामने ना आए, लेकिन वोटिंग पैटर्न में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर के यूजीसी के नए नियम अब सिर्फ एक कानूनी या शैक्षणिक मुद्दा नहीं रह गए हैं, वे सामाजिक समानता, पहचान की राजनीति और आने वाले चुनावों से गहराई से जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की अब अगली सुनवाई न केवल इस कानून की दिशा तय करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि इसका असर देश की राजनीति, खास करके बीजेपी और उसके पारंपरिक वोट बैंक पर किस तरह पड़ता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर फॉलो कीजिएगा।